उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर की बिक्री और उत्पादन पर पूरी तरह बैन लगा दिया। एनालॉग पनीर दूध की जगह रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल से बनाया जाने वाला पनीर होता है, लेकिन दिखता एकदम दूध वाले पनीर जैसा है। यूपी से पहले इस पर मध्य प्रदेश में बैन लगाया जा चुका है, गुजरात में बैन लगाया जा चुका है, महाराष्ट्र में बैन लगाया जा चुका है, छत्तीसगढ़ में बैन लगाया जा चुका है। प्रतिबंध लगने के बाद खाद्य विभाग की अलग अलग टीमों ने यूपी के कई शहरों में एनालॉग पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारा, पनीर जब्त किया, खोया जब्त किया, चीज और बटर जब्त किया, उन्हें नष्ट किया। बीते कुछ महीनों से कई जगहों पर एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर बताकर बेचे जाने की शिकायतें मिली थी। मतलब जिस पनीर को दूध की जगह रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल से बनाया गया था, उसे दूध से बना पनीर बताकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। ग्राहकों के लिए दूध से बने पनीर और एनालॉग पनीर में फर्क करना मुश्किल हो रहा था, ग्राहक नहीं कर पाते। कुछ जगहों पर साफ सफाई और पैकेजिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। एनालॉग एक्ट में मान्य है, सरकार इसका लाइसेंस भी देती है, उसमें FSSAI के वेबसाइट पर निर्धारित है ये। लेकिन एनालॉग कभी भी खुले में नहीं बिक सकता, वो पैकेट आइटम ही बिकेगा। उसमें इंग्रेडिएंट में लिखा होगा कि तेल मिलाया गया है तो कौन सा तेल है, इसमें प्रोटीन कौन सी है, प्रोटीन का स्रोत क्या है। एनालॉग पनीर पर सबसे पहले 30 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने बैन लगाया था। इसके बाद 30 जुलाई को ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया था। दोनों राज्यों में 1 साल के लिए इसके उत्पादन और बिक्री पर बैन लगाया गया था। 5 अगस्त को फिर गुजरात ने भी एनालॉग पनीर को लेकर सख्त फैसला ले लिया था। इसके साथ ही एनालॉग चीज और एनालॉग बटर पर भी रोक लगा दी थी। 12 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर बैन की घोषणा कर दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया। यूपी के गाजियाबाद में तो खाद्य विभाग ने पनीर की जांच के लिए अभियान चलाया। एक खास तरह की गाड़ी चलाई, उसमें एक लैब मौजूद है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स इसको नाम दिया गया। इस गाड़ी के जरिए जगह जगह जाकर पनीर और दूसरे खाद्य पदार्थों की चेकिंग शुरू कर दी गई। ये फूड वैन जो है ये हर तरह के खाद्य पदार्थों की चेकिंग करती है। इसके अलावा पानी हो या जो मसाले हो उनकी भी गुणवत्ता को चेक करती है कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम के सामने ही खाद्य विभाग की टीम ने एक दुकान से लिए गए पनीर के सैंपल की जांच की। जांच के दौरान पनीर के टुकड़ों पर जांच में इस्तेमाल होने वाला केमिकल डाला गया। खाद्य विभाग ने जानकारी दी कि उनकी जांच में पनीर का सैंपल फिर वहां सही पाया गया, यानी उस पनीर में कोई मिलावट नहीं थी। खाद्य विभाग के अधिकारी ने मिलावटी और असली पनीर की जांच के लिए ग्राहकों को कई सुझाव भी दिए। पनीर क्या होता है, पनीर का कलर एकदम व्हाइट नहीं होना चाहिए, जैसे आपका चूना होता है वो होता है। आप ये देखिए कलर कैसा है इसका, व्हाइट नहीं है, थोड़ा क्रीमी सा। हाँ क्रीमी कलर है। हाँ। तो एक तो हम फिजिकल देख के ये हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा, इसमें कोई व्हाइटनर वगैरह नहीं मिला हुआ है। खाद्य विभाग के मुताबिक एनालॉग पनीर के नाम पर मिलावट का खेल धड़ल्ले से चल रहा था, ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इसलिए सरकार ने सख्त कार्रवाई की और बैन लगा दिया ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिले और वो एनालॉग पनीर के नाम पर मिलने वाले मिलावटी पनीर से बच सके। इधर मध्य प्रदेश के रायसेन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दुकान से 25 किलो एनालॉग पनीर जब्त कर लिया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक दुकान से 25 किलो एनालॉग पनीर जब्त किया। एनालॉग पनीर दूध की जगह रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल से बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध होने के बाद भी उसे बेचा जा रहा था। CAG की रिपोर्ट में रेलवे स्टेशनों के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया होने की बात सामने आने के बाद रेलवे पुराने और खराब पानी के टैंक बदलने में जुट गया। रेलवे के मुताबिक 20,000 स्टेशनों पर टैंक टू टैप वाटर फिल्टर सिस्टम लगाए जाएंगे और समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घूमने आए कुछ पर्यटक पार्वती नदी में फंस गए और वहां चीख पुकार मच गई। रस्सी के सहारे उन चारों को बाहर निकाला गया। चारों लोग दिल्ली से कुल्लू घूमने गए थे, मौज मस्ती के लिए पार्वती नदी में चले गए और नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। मौसम मानसून का है ही, पानी का बहाव तेज हो गया। चारों पर्यटक नदी के बीचों बीच फंस गए। चारों पर्यटक नदी के बीचों बीच एक टापू जैसी जगह पर चढ़ गए। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर भीड़ लग गई। कई लोग नदी किनारे इकट्ठा हो गए। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस बचाव टीम के साथ वहां पहुंच गई। बचाव अभियान शुरू किया गया। उन पर्यटकों की तरफ एक रस्सी फेंकी गई। नदी में फंसे चारों पर्यटकों में एक ने वो रस्सी पकड़ी,
वो नदी में उतर गया। तभी किनारे खड़ी बचाव टीम ने पूरी ताकत से उस रस्सी को खींचा और धीरे धीरे उस पर्यटक को नदी के किनारे तक ले आई। बचाव टीम ने इसी तरह बार बार रस्सी फेंकी और उसकी मदद से चारों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो इस मौसम में नदी के पास जाने से बचें। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बारिश लगातार होने से सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगातार हो रही बारिश के बीच सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। नदी के पास रहने वालों पर डूबने का खतरा मंडराने लग गया। हालात को देखते हुए राहत और बचाव की टीम ने नदी के पास गश्त लगानी शुरू कर दी। प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश का पानी भर जाने से कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। उधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक होटल में भीषण आग लग गई। 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते उसने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई। उसने होटल के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी ताकि पता चल सके कि होटल के फायर सेफ्टी सिस्टम में तो कोई खामी नहीं थी। बीरभूम में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तारापीठ मंदिर। हादसा मंदिर के नजदीक मौजूद एक होटल में हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु ठहरे हुए थे। तारापीठ मंदिर जाने की योजना थी, तभी होटल में आग लग गई। अचानक होटल के कई कमरे भीषण लपटों में घिर गए। बाहर धुएं का गुबार फैल गया। ये देखकर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। थोड़ी देर में ही पुलिस वहां पहुंच गई, दमकल विभाग की टीमें पहुंच गई। आग बुझाने का काम शुरू किया गया। साथ ही होटल के ऊपरी मंजिल तक बाहर से सीढ़ी लगाई गई ताकि अंदर फंसे लोगों को निकाला जा सके। हादसा सुबह के वक्त हुआ जब ज्यादातर श्रद्धालु होटल में सो रहे थे। राहत और बचाव की टीमों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की। इस बीच पुलिस ने होटल के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, उन्हें हिरासत में ले लिया। आशंका जताई कि होटल में आग से निपटने के इंतजाम नहीं थे। जो होटल लॉज के जो मालिक, उनके जो लड़के जो इसको चलाते थे, उनको हमने प्राथमिक हिसाब से डिटेन करके पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे। दमकल की टीम ने कड़ी मेहनत की ताकि आग आसपास दूसरे होटल तक न फैले। काफी देर बाद में उसने आग को पूरी तरह बुझा दिया। इधर श्रीलंका के गोल में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत ने 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गोल टेस्ट में श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा के शानदार शतक और निरोशन दिक्वेला की 80 रन की पारी के बाद भी टीम इंडिया ने 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई। चौथे दिन टीम इंडिया बैटिंग के लिए उतरेगी। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से शेयर बाजार में फिर गिरावट रही। IT और FMCG सेक्टर के शेयरों ने भी बाजार को निराश किया। हालांकि मेटल इंडेक्स से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इससे भी बाजार संभल नहीं पाया और कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स 281 अंकों की गिरावट के साथ 77,728 पर बंद हुआ। निफ्टी 78 अंकों की गिरावट के साथ 24,287 पर पहुंच गया। अमेरिका के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने ओमान को खुली चेतावनी दी कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में उसने दखल देने की कोशिश की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।